गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने जो चार्ज चालू किया है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हम चार्ज कहाँ रखें जिससे वो इक्विलिब्रियम में सेट हो जाए, उसका नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पहले भी कराए इसे बहुत सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करके देखिए। वेयर शुड वी प्लेस थर्ड चार्ज सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखो, इट इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, वो किसको इक्विलिब्रियम में चाह रहा है, वो चाह रहा है सिर्फ चार्ज को इक्विलिब्रियम में। तो नोट कर ले इसको, पॉज का बटन दबाए नोट कर लें। चलिए सॉल्व करके देखिए। आप देखिए, पहली चीज तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कि चार्ज को रखना किधर है। तो लेफ्ट रखना है कि मिड रखना है कि राइट रखना है। तो उसका एक सिंपल सा वो है, यदि दोनों साइन सेम है तो बीच में आएगा। यदि दोनों प्लस होते तो भी बीच में आता, दोनों माइनस होते तो भी बीच में आता। एक प्लस एक माइनस होता तो फिर इधर या इधर शिफ्ट होता, वो अपन टेस्ट करके देखते हैं। दूसरी एक और चीज, क्या नियम बताया था, कमजोर वाले के साथ तरफ आएगा। इसका मतलब इसके मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, इधर साइड कहीं आएगा। तो हमने उसके लिए क्या तरीका बनाया था, हमने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट ले लो और इस पॉइंट पे मान लो कि हमने वो चार्ज रखा, थर्ड चार्ज, जिसका नाम कैपिटल क्यू कर देते हैं। यहां से यहां तक यदि एक्स होगा तो अपने आप ही यहां से यहां तक एल माइनस एक्स होगा। आ रही बात समझ में। तो ये एल माइनस एक्स, अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज का साइन नहीं लेना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स इसने लगाया, इस वाले ने। दूसरे वाले ने यदि उसके बराबर ही फोर्स लगा दिया उस साइड, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि दोनों फोर्सेस बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक उसको खींचे इस साइड, एक खींचे इस साइड, तो दोनों फोर्सेस बराबर कर रहे हैं। अब इसके और इसके बीच का फोर्स, दैट इज के कैपिटल Q 4Q डिवाइडेड बाय L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ रही बात समझ में। इसके अंदर क्या करना, ये मत लेना, साइन का मत लेना। अब K से K कैंसिल, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, रूट निकलेगा तो 1/x इज इक्वल टू 2/L माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब L इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू L/3। x इज इक्वल टू क्या आया अपना, L/3। इस इधर से L/3 तो उधर से 4L/3। इसके ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा। इक्विलिब्रियम का टाइप क्या होगा, तो तुम थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके देखा। जब इधर डिस्प्लेस करके देखा तो ये मान लो कि मैंने पॉजिटिव लिया, तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूं और उधर साइड डिस्प्लेस करूं तो अब ये इसके पाले में आ गया, इसके खाने में आ गया। ये खींच लेगा इधर साइड, जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। वाई में लेंगे तो ये धक्का मारेगा और ये जम के धक्का इधर मार देगा, तो भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। और वैसे भी ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता ही है। किसने बोला था ऐसा, किसने बोला था, अर्नशॉस ने। ठीक है, तो ये जो भी इक्विलिब्रियम आएगा ये कैसा आएगा, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओवरऑल इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कितने तरह के इक्विलिब्रियम थे, तो पहला क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या था, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक मान लो कि मेरे पास कोन है, कोन। ठीक है, इस तरीके से कोन है, टोपी है, काई की बनी, लोहे की। मैंने इसको ऐसे रख दिया जैसे अभी यहां रखा हुआ है। फिर मैंने क्या किया, इसको यूं करके ऐसे टिका दिया जैसे यहां रखा हुआ है। और तीसरे नंबर पे मैंने उसको ऐसे जमीन पे रख दिया, ऐसे जमीन पे भी रख जाएगी तीसरे नंबर पे। बताओ कौन से केस में कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो पहले केस में स्टेबल है, क्योंकि वो टोपी को यूं हिलाओगे तो वापस आने की कोशिश करेगी। दूसरे केस में अनस्टेबल है और तीसरे केस में न्यूट्रल है। अब बेसिकली होता क्या है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल कैसे आते हैं, तो ये एनर्जी पे बेस्ड। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम काय पे बेस्ड है, एनर्जी पे बेस्ड है। तो ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मीनिंग क्या होता है, हल्का सा धक्का तो वापस आएगा ही नहीं। इसको हल्का सा धक्का दे दो वापस सेट होने की कोशिश करेगा, बहुत जम के दे दोगे तो गिर जाएगा, बात अलग है। और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, धक्का दोगे तो आगे चला जाएगा, इधर धक्का दोगे तो इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये उदास बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तीन तरीके के। ठीक है, लिख लें इसको, यहां तक लिख लें, फिर आगे समझाऊं।
चलिए पॉज दबा दिया ना आपने, आगे देखें। अब सवाल ये उठता है कि इक्विलिब्रियम है क्यों? तो मैंने क्या बोला, एनर्जी के कारण है। एनर्जी के कारण इक्विलिब्रियम आता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता, ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जहां हिला देते वहीं, और अनस्टेबल में वापस आता नहीं। अब तुमसे किसी ने पूछा कि भाई ये पेंडुलम है, बताओ कौन से इक्विलिब्रियम में है, तो तुमने पेंडुलम को हिला के देखा, यहाँ पे वापस आ गया, वापस आ गया, इसका मतलब ये कौन से इक्विलिब्रियम में, स्टेबल है। इसका मतलब ये अपनी इच्छा से ही यहीं पे है, अपनी इच्छा से, जबरदस्ती नहीं उसको डाला गया, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेबल, ठीक है। अब मैंने तुमको एक और क्वेश्चन बताया था, तो उसके बेसिस पे तुमको समझ में आ जाएगा कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एनर्जी का क्या रोल है। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं एनर्जी का, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। उससे भी हम सेम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो थोड़ा एनर्जी का फॉर्मूला आ जाए तब बताऊंगा, लेकिन कंसेप्ट अभी बता देता हूं उसका, ठीक है, कि एनर्जी के कारण स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस जो है वो कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी पॉजिटिव हो गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, तो ये जो है डिफरेंशियल की भाषा बड़ी कठिन है, मैं सादी भाषा में समझाऊं। मैक्सिमा मिनिमम पता है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, कम से कम वैल्यू। यदि एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो ये तो छोड़ दो, इसको अपन बाद में देखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। सादी भाषा में बात करें, इस वाले केस में एनर्जी जो है वो मिनिमम है, सिस्टम की एनर्जी मिनिमम है, और इस केस में एनर्जी जीरो है। देखो कैसे, मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि ये कटोरी है ऐसी, ठीक है, और कटोरी है, इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का लगाया, फिर ये कटोरी, इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का यहाँ रख दिया, और फिर यहाँ पे अपन ने बॉक्स रख दिया। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों केसेस का इक्विलिब्रियम बताओ, पिछली क्लास में बताया। फर्स्ट केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि जैसे इसको यूं धक्का देंगे नीचे गिर जाएगी, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसको धक्का दोगे यूं करके वापस आ जाएगा, और ये वाला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसको धक्का देंगे तो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, ना आगे जाने की इच्छा है ना पीछे आने की इच्छा है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी इस केस में यहां पे मैक्सिमम है। देखो मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि जमीन ये है, तो ये जमीन मान लो है, तो इस केस में ये हाइट पे है, हाइट पे है, तो इसके अंदर एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि हाइट ज्यादा है। और एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला गया ना, ठीक। नीचे वाले केस में देखो, इसमें एनर्जी मिनिमम है, क्योंकि ये अगर जमीन है तो ये जमीन में गड्ढा खोद के नीचे चला गया, और नीचे चला गया तो ना हाइट निगेटिव हो गई इसकी, और हाइट निगेटिव हो गई तो इस केस में एनर्जी कैसी हो गई, मिनिमम हो गई, और एनर्जी मिनिमम हो गई तो ये वाले केस में क्या बोलेंगे हम कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता। और जब एनर्जी जीरो हो जाती है, एनर्जी जीरो हो जाती है, जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही जमीन पे है ऐसा मान लो, और अगर ये जमीन पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, और जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गया, न्यूट्रल, ठीक है। ये समझ में आया कंसेप्ट। तो जब मैं एनर्जी पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो उस केस में तुम पूछना कि एनर्जी, अगर उसने बोला एनर्जी सिस्टम की मैक्सिमम हो रही है, तो बोलना अगर मैक्सिमम हो रही है तो अनस्टेबल है। इसका मतलब कूलॉम्स लॉ में मैक्सिमम होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के केसेस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता। अब जैसे मान ले कि ऐसा क्यों होता है, तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझे। मान ले कि मैंने तुमको 1 लाख रुपए दिए, ठीक है, देता था कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। तो 1 लाख रुपए दिए मान लो, ठीक है, और तुम क्लास में बैठे हुए हो। अब क्या होगा कि रुपए मतलब एनर्जी, ठीक है, पहले तुम्हारी जेब में कुछ नहीं थे, अब 1 लाख रुपए आ गए। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम्हारा मन क्या लग रहा है कि 1 लाख रुपए खर्च कहां से करूं, तो तुम वहां पे बैठे जरूर हो, बैठे हो फोर्सफुली,
इसका मतलब उस जगह पे बैठे हो पर मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, छुट्टी होगी तो ऐसे भागोगे कि वापस कभी नहीं आओगे, पूरे 1 लाख खर्च करके आओगे। इसका मतलब तुम्हारी जेब में क्या था, एनर्जी थी। तो जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है तो उस केस में तुम अनस्टेबल हो जाते हो। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, अनस्टेबल हो जाते हो। मान लो कि उल्टा केस कर दें, एक तुम मेरी क्लास में बैठे हो, बाहर एक आदमी जो है उससे तुमने उधार ले रखा, और उधार ले रखा 10,000 रुपये, और उसको तुम्हें लौटाने, और लौटा नहीं पा रहे, तो बाहर वो आदमी कोचिंग के सामने ही आगे खड़ा हो गया कि अब तो 10,000 रुपये लेके ही जाऊंगा, ये ऊपर से नीचे उतरेंगे और इसको पकड़ूंगा। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं कि क्लास खत्म हो गई, जाओ घर जाओ। अब तुम क्या कर रहे हो, घर भेज रहा हूं ना, तब भी वापस आ रहे हो। क्यों? क्योंकि नीचे उधारी वाला है। उधारी मतलब क्या, माइनस में पैसे, माइनस पे पैसे, इसका मतलब क्या, तुम्हारी एनर्जी कम हो गई है बहुत, और एनर्जी कैसी हो गई है, मिनिमम हो गई है। और अगर एनर्जी मिनिमम हो गई है तो तुम स्टेबल हो गए हो, स्टेबल हो गए तो लौट लौट के वापस वहीं आ जाते हो। आई बात समझ में? तो स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, और खत्म नहीं हो जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी। तो जब निगेटिव में एनर्जी चली जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, उधारी के केस में तुम बार बार आओगे, और जेब में पैसे होंगे स्टेबल तो उस केस में तुम अनस्टेबल हो जाओगे, जेब में ज्यादा पैसे होंगे तो अनस्टेबल हो जाओगे। ठीक है, भाग जाओगे। उसके अलावा लास्ट केस ये है कि ना मैंने तुमको पैसे दिए ना तुमने उधारी ली, तो तुम कैसे हो, न्यूट्रल हो, यानी तुम्हारे पास ना लेना ना देना, यानी जीरो, एनर्जी का कोई झंझट ही नहीं। मैंने बोला कोचिंग से घर जाओ तो तुम घर चले गए, तो घर वालों ने भेजा जा कोचिंग चले जाओ तो कोचिंग आ गए, न जाने में कोई दुख ना आने में कोई सुख। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस समय तुम्हारी एनर्जी कैसी है, जीरो है। तो अब समझ में आया, कोई भी आदमी यदि उछल कूद मचा रहा है, अनस्टेबिलिटी दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें एनर्जी ज्यादा है। तो एनर्जी को मैक्सिमम करना है। ठीक है, कब, जब कौन सा इक्विलिब्रियम सेट हो रहा हो, एनर्जी को मैक्सिमम करना है जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सेट हो रहा हो। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट्स और लिख लें। अब जब एनर्जी आएगी तब मैं डिफरेंशिएशन के एग्जैक्ट तरीके से उसको सॉल्व करा के बताऊंगा। अभी सिर्फ अपने को ये लिखना है कि इक्विलिब्रियम टेस्ट करने के लिए एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब मान लो कि इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, और इक्विलिब्रियम आ गया, और जिस जगह पे इक्विलिब्रियम आया वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आया। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो वापस अपनी जगह आने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट, और यदि वापस अपनी जगह आने की कोशिश करता है और वो अपनी जगह को ओवरशूट कर जाता है, यानी उससे पार निकल जाता है, तो वापस आता है। देखें कैसे, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम को हमने इधर धक्का दिया कि भाई जा, भाग जा, तो ये क्या कर रहा है, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हुआ ना। लेकिन यहां पे अपनी पोजीशन पर रुक जाना चाहिए, इसको ब्रेक लग जाना चाहिए, पर ब्रेक नहीं लगता है, आगे निकल जाता है। यदि आगे निकल जाता है तो फिर लौट के आएगा, और फिर जाएगा, फिर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस। तो ये ऑसिलेशंस करने लगता है, और ऑसिलेशंस के लिए जरूरी कंडीशन है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में कूलॉम्स लॉ में किसी एक्सिस पे हो सकता है, पूरा तो अनस्टेबल ही रहेगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे हो सकता है। तो मैं एक ऐसा केस बनाता हूं जिसके अंदर चार्ज इक्विलिब्रियम में है एक्सिस पे, लेकिन हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, थोड़ा सा खींचा छोड़ा तो वो आगे गया पीछे आया, इसका मतलब ऑसिलेशन करने लगा। तो वो एसएचएम भी कर सकता है, क्योंकि कुछ ऑसिलेशन एसएचएम भी होते हैं, और यदि एसएचएम कर सकता है तो फिर वो पूछेगा कि भैया इसका टाइम पीरियड बता दो कि कितनी देर में एसएचएम करता है। ठीक, तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड शब्द क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम यदि है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स। स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देने से ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा, पर वो एसएचएम होगा कि नहीं ये पक्का नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं ये पक्का नहीं है। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं, इसके लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट y या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। यदि ये आ जाता है तो ये एसएचएम की कंडीशन सेटिस्फाई होता है। डिस्प्लेसमेंट यदि निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के लिए आ जाता है तो इट इज द कंडीशन फॉर द एसएचएम, इट इज द एसएचएम कंडीशन। ये होगा तो एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे, वो हमको फॉर्मूले पता है 11th क्लास की। ठीक, चलिए ये लिख लें। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जब तक आप ऊपर लिख लें।
प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू कर देता हूं, फिक्स। इधर साइड भी प्लस क्यू चार्ज है, फिक्स। और बीच में, बिल्कुल बीच में, यहां से यहां तक की दूरी d है, बीच में चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, वो भी प्लस। बताओ, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस इसका इक्विलिब्रियम बताओ कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो थोड़ा सा इधर साइड डिस्प्लेस करके देखो, जब ये इसके पास पहुंच जाएगा तो ये वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा और इसको इधर पहुंचा देगा, और जब इधर पहुंच जाएगा ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, उधर पहुंचा देगा। इसका मतलब ये शटल कॉक हो गया, इधर से उधर बैडमिंटन चालू हो जाएगा। तो अगर बैडमिंटन चालू हो गया तो ये एसएचएम करेगा, क्यों? क्योंकि एसएचएम करता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अलोंग एक्स एक्सिस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे में इसकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो मिनिमाइज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। और ये अगर इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अलोंग एक्स एक्सिस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, हल्का सा डिस्प्लेस किया इसको, देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब 11 का कंसेप्ट तुम्हें पता ही है, 12 का मैंने पढ़ा दिया है, पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। अब देखें, इसको क्या करना, हल्का सा डिस्प्लेस करना यहां से। मान लो कि तुमने डिस्प्लेस किया x और ये यहां पहुंच गया, ये नई पोजीशन आ गई इसकी, ठीक है। डिस्प्लेस किया तो दिस इज द न्यू पोजीशन। तो भैया यहां से लेके यहां तक कितना हो गया और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, दूरी बताओ कितनी कितनी हो गई। तो दूरी यहां से यहां तक की हो गई d प्लस एक्स, और यहां से यहां तक की हो गई d माइनस एक्स। दोनों को जोड़ देने से x कट जाएगा, तो ये तो 2d हो जाएगा। ये क्या हो गया, d प्लस एक्स नहीं, d बाई 2 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये मिड पे तो d बाई 2 है ना, d बाई 2। यहां से यहां तक कितना होगा, d बाई 2, और ये भी d बाई 2, तो d बाई 2 प्लस एक्स और d बाई 2 माइनस एक्स, ऐसा हो गया, d बाई 2 प्लस एक्स और d बाई 2 माइनस एक्स। ये समझ में आई बात। मिड में d बाई 2 था, एक्स्ट्रा x, इसमें एक्स्ट्रा x कम हो गया। अब क्या करें, तो हम अब नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। ये इसके पास पहुंच गया ना, इसके पास, ये जम के धक्का मारेगा इधर, तो ये जला F2 और मान लो कि ये वाला है F1, तो इस बार F2 ज्यादा हो गया, इसके पाले में पहुंच गया ना। ये मिड पे था, कबड्डी खेल रहे थे, उधर पहुंच गया तो धक्का मारेगा इस साइड, तो धक्का मारेगा तो F नेट निकालेंगे। F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ये F2 ये लगाएगा, F1 ये लगाएगा। क्लियर हुई यहां तक बात। अब F2 माइनस F1 के केस में हमने बोला कि F नेट इज इक्वल टू 1/4πε0। पहले F2 निकाल रहा हूं, ये जो इसके ऊपर लगाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इसका R है, माइनस इसके और इसके बीच में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज का साइन नहीं लेना पूरे टॉपिक में, फोर्स के अंदर चार्ज का साइन नहीं लेते। किसी किसी किताब ने ले लिया है तो ठीक है, वो फिर वो डायरेक्शन नहीं लिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम डायरेक्शन लिखते हैं, चार्ज का साइन नहीं लेते। सबसे अच्छा तरीका है चार्ज का साइन नहीं लेना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटीज में, स्केलर्स में लेना चाहिए, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया सभी को। ऊपर का सभी लिख ही लिया है तुमने, तो मिटा रहा हूं मैं, जगह खाली करूं थोड़ी। बोलो, ये वाला जो फोर्स है यहां लिख दिया और इनके बीच में फोर्स यहां लिख दिया, नेट फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स अगर आगे सॉल्व करोगे तो के क्यू क्यू कॉमन, दिस माइनस दिस, तो 1/d/2 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/d/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात, ये फोर्स है, ठीक है। अब इसका जो नेट फोर्स है वो निकालेंगे, तो F नेट इज इक्वल टू
इसका एलसीएम ये दोनों ही ले लो, ठीक है। तो ये के क्यू क्यू, ये तो ऐसा आ गया, और इसका एलसीएम ये दोनों आ गए, तो ये हो गया डी बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई टू प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये गया ऊपर, और ऊपर में इसका इधर वाला लिख दूंगा डी बाई टू प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये इधर गया, ये इधर गया, माइनस कर दिया। अब इससे क्या आएगा, एफ नेट आ जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू क्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उसका भी होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ? अरे स्क्वायर हटा दो पहले, नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर स्क्वायर वापस लगा दो, ठीक। ऊपर वाला एक्सपांड करेंगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, ये वाला भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खुलेगा, माइनस टू ए भी आएगा, इसमें प्लस टू ए भी आएगा, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस लगा है बीच में, और 2ab इसका और 2ab उसका ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस लगा, माइनस इसका और ये माइनस इसका ऐड कर देगा। आ रही बात समझ में? तो बचा क्या, 4ab और लिखना बचा, 4ab इतना बचेगा बस। किसी को नहीं आता तो पूरा एक्सपांड करके देख ले, सिंपल सा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल, 2ab प्लस 2ab 4ab आइए। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ नेट जो इसके ऊपर आ रहा है, नेट फोर्स विच इज इक्वल टू के क्यू क्यू, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया तो 2dx हो गया ऊपर, नीचे हो गया डी स्क्वायर बाय 4, है ना, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको अगली स्टेप में लिखूंगा मैं के क्यू क्यू एक्स इंटू डी, एक्स इंटू डी इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा है डिफरेंशियल कर रहे हैं डी एक्स, तो मैंने आगे पीछे कर दिया। ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर चला गया 16। देख लें कैसे, देखो के क्यू क्यू एक्स और डी, ये 2 ऊपर वाला छूट गया है, ठीक है, तो ये 2 ऊपर वाला भी लिख देते हैं, ये 2 लिख दिया मैंने, तो 2 लिख दिया, डी लिख दिया, एक्स लिख दिया, के क्यू क्यू लिख दिया, और ये 4 का स्क्वायर नीचे एलसीएम लिया 4, उधर गया तो 4x स्क्वायर आया, और वो 4 स्क्वायर होके ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे नेट फोर्स इसके ऊपर आ गया है 16 इंटू 2 हो गए 32, के क्यू क्यू 32 के क्यू क्यू डी इंटू एक्स, के क्यू क्यू डी इंटू एक्स, 16 32 हो गए, के क्यू क्यू डी इंटू एक्स, 16 इंटू 2 32 हो गया। नीचे क्या आ गया, डी स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस यहां जाके ये देखना कि क्या ये फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या ये फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसका आंसर हो सकता था कि ये फोर्स x के प्रोपोर्शनल हो जाए, लेकिन ये नीचे वाला x गड़बड़ कर रहा है, ये नहीं होना था, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आता है, वो अपने को कोई जरूरत नहीं कंसीडर करने की। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट है और उसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है क्या। तो हाँ, मीन पोजीशन की तरफ तो ला रहा है ये फोर्स इसको, क्योंकि ये वाला इसको जब धक्का मारेगा तो ये जो मीन पोजीशन है इसकी तरफ ये आएगा, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, बात सही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल ये नीचे वाला एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि निगेटिव साइन लिया है या ऐसा लिख दिया टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये ज्यादा अच्छा। लेकिन इसका क्या करें, ये एक्स स्क्वायर का, तो इसका हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। जैसे मान लो कि एक्स 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 और छोटा हो गया ना। 1/4 का स्क्वायर करूंगा तो 1/16, स्क्वायर करने से छोटा होता जाता है। छोटी चीजें, बड़ी चीजें स्क्वायर करने से बड़ी होती है। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर और 256। बड़े नंबर्स को स्क्वायर करने से बड़ा होता है, छोटे नंबर्स को स्क्वायर करने से छोटा होता है, ठीक। इसका मतलब
इफ x इज वेरी लेस देन d, x बहुत ही छोटा हो d से, देन निग्लेक्ट 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निग्लेक्ट करोगे तो 4x स्क्वायर अपने आप ही निग्लेक्ट हो जाए, तो निग्लेक्ट x स्क्वायर या 4x स्क्वायर, दोनों एक ही बात। अब इसको हटा दो तो अब तुम्हारा बन गया ना एफ नेट। एफ नेट इज इक्वल टू 32 के क्यू क्यू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर और इक्वल स्क्वायर, तो डी की पावर 4 हो गया। अब डी की पावर 4 हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपकी बार ये डी इससे, एक इससे, तो ये 3 बचेंगे यहाँ पे, तो 3 बचेंगे तो कितना हो गया हमारा फाइनल आंसर 32 के क्यू क्यू एक्स अपॉन डी का क्यूब। ठीक है, ये डी हट गया, 32 के क्यू क्यू एक्स अपॉन डी का क्यूब। ठीक, अब हम क्या बोल देंगे इस स्टेप पे कि फोर्स को लगा दो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। फोर्स होता ही ऐसा है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहां पे लिख दिया हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 32 के क्यू क्यू एक्स अपॉन डी क्यूब। ये मास है किसका? ये मास इस पार्टिकल का है जिसको अपन इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पड़ोसी का नहीं है, जो चलता है उसी का मास होता है। और ये हो गया एक्सेलरेशन, ACC लिख देता हूं ताकि क्लियर दिखे, ACC एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है इसमें से, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 32 के क्यू क्यू अपॉन डी क्यूब इंटू मास इंटू एक्स। यहां तक आ गया है बस। अब इसके बाद एक स्टेप और बची है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन इन SHM। ये फॉर्मूला अपने को SHM में पता है, नहीं पता तो आप लिख लो टाइम पीरियड ऑफ SHM, पीरियड ऑफ SHM जब भी करेगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट y अपॉन एक्सेलरेशन। ठीक, ये 11th का है भाई, जिसको नहीं आ रहा इसका मतलब उसका 11 थोड़ा वीक है। ठीक है, जब 11th में SHM पढ़ेंगे तब और समझा देंगे, अभी याद कर लो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट x अपॉन एक्सेलरेशन, ये उसका उल्टा लेके आना पड़ेगा अपने को। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये अपॉन में आएगा उसके, तो x अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट x लिख देते हैं, कुछ लोग y लिख देते हैं, जैसा लिखना हो। तो x अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं यहां डालूंगा तो उल्टी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन अपॉन x ये है, एक्सेलरेशन अपॉन x ये है, तो x अपॉन एक्सेलरेशन इसका उल्टा होगा। तो लगा देते हैं फॉर्मूले में डायरेक्ट ही, इसमें सोचना क्या, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, उल्टा कर दो 3d क्यूब, सॉरी d क्यूब m अपॉन 32 के क्यू क्यू, ये आ गया टाइम पीरियड। मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू पलटा के इसमें डाल दी है। ठीक है, काय से पलटा कर डाली है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू। ये एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट आता इतना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन आता उसका उल्टा। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। तो छोटे मोटे क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। अब देखें यहां पे इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, जो प्लस क्यू और प्लस क्यू रखा था वो ऐसा का ऐसा है, लेकिन यहां माइनस क्यू कर दूंगा। अब माइनस क्यू कर दूंगा और यूं खींचूंगा तो ये वाला खींच लेगा अपनी तरफ, जाने ही नहीं देगा उधर साइड। तो यूं तो SHM हो नहीं सकता क्योंकि इस वाली लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम आता ही नहीं, लेकिन यूं में आ जाएगा। माइनस क्यू यहां रखेंगे ना, ऊपर खींच के लाएंगे तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, दोनों में यूं फोर्स लगेगा तो उसका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, फिर नीचे आ जाए, और नीचे आएगा तो नीचे आता ही रहेगा। फिर नीचे जब आ गया माइनस तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इसी क्वेश्चन को चेंज करके हम दूसरा क्वेश्चन बना देंगे। तो क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। ठीक है, तो करना यही कुछ है जो कुछ है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ d दे देता हूँ। की जो मैंने d/2 दे दिया था ना, उससे क्या है कैलकुलेशन थोड़े लंबे हो गए थे, दोनों तरफ d दे देता हूँ। तो और फिगर भी चेंज कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ फिगर। प्लस क्यू यहाँ ले लेते हैं, ये फिक्स है, और दूसरा प्लस क्यू यहाँ ले लेते हैं, ये भी फिक्स है, और माइनस क्यू को यहाँ रख देते हैं, माइनस क्यू। ठीक, माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है और प्लस क्यू यहाँ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी d है
और ये वाली दूरी भी d है। ठीक है, अब क्या किया, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ माइनस क्यू इज रिलीज्ड, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है। इफ माइनस क्यू इज रिलीज्ड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड एसएचएम का निकालना है, एक्स को छोटा मानना है डी से, नहीं तो एसएचएम नहीं करेगा। ठीक है, भले ही अभी बड़ा दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, दिखाने के लिए बड़ा बनाया। दूसरे ये वाले जो है ना, ये फिक्स हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, जो चलेगा वो यही चलेगा। यही क्वेश्चन है, यूं कर देंगे तो ऐसे में बन जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो, यही क्वेश्चन है, यूं कर दिया है, पूरा का पूरा बोर्ड घुमा के यूं कर दोगे तो वो बन जाएगा, जो इसके पहले समझा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। चलिए अब आप ट्राई कर लीजिए। चले देखें, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगा के F1, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स लगा के F2, और दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी, F1 की 2 के बराबर। कितनी होगी, तो ये अगर d है, ये x है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से √(d² + x²। तो इसका जो फोर्स F निकलेगा वो निकलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है d² + x², क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा ना, तो d² + x² रूट हटा दिए। बुक वाले यहाँ पे माइनस ले लेते हैं और f इज इक्वल टू -kx ऐसा शो कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम प्लस ही लेंगे, हम बोल देंगे कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। माइनस का मतलब मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो ये मीन पोजीशन की तरफ ही तो आ रहा है, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स है, तो रीस्टोरिंग के लिए माइनस लगता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए प्लस लगता है। ठीक है, तो इट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये ज्यादा आसान तरीका है समझाने का। तो Q अपॉन d² + x², ये आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है, ये इसको इस तरफ खींच रहा है, ये वाला इसको इस तरफ खींच रहा है। अब हमको ये बताना है कि मीन पोजीशन की तरफ लग कौन सा रहा है। ये तो नहीं लग रहा मीन पोजीशन की तरफ, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन थोड़ी है। जो टुवर्ड्स मीन पोजीशन है वो तो इसका एक कंपोनेंट है, तो ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन ना लिखते हुए क्या बोल देंगे, इसका कंपोनेंट है। तो ये जो F1 है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्योंकि ये थीटा मान लेते हैं, तो इसका कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और ये भी कंपोनेंट इसका F2 का आएगा, तो वो भी होगा F cos थीटा, क्योंकि F1 + F2 सब F के बराबर हैं। तो F cos थीटा के दो कंपोनेंट इधर आ गए, एक कंपोनेंट इधर आया F sin थीटा या F1 sin थीटा, और इधर साइड क्या आया F2 sin थीटा, और F1 sin थीटा और F2 sin थीटा चूंकि बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गए, और ये वाला F1 और F2 अलाइड हो गए, तो F नेट कितना आ गया, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन की तरफ है, तो ये SHM कराएगा। पूरा फोर्स SHM नहीं करा, उसका एक पार्ट SHM करा रहा। अब cos थीटा की वैल्यू भी डाल देंगे साथ में, तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर आएगा वो आएगा F1 ये है KQ अपॉन d² + x²। cos थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो इस ट्रायंगल में बेस क्या है भाई, इस ट्रायंगल में ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है ना, x अपॉन √(दिस), तो बेस है x। ठीक है, यहीं कर दूं क्या, इसी को कर देता हूं, बेस है x अपॉन हाइपोटेनियस है √(x² + d²। ये cos थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस करके। अब उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी कि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, रूट यानी आधी पावर होती है, तो 1 में हाफ जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो नीचे 3/2 हो जाती पावर। तो F नेट कितना हो गया, KQ x अपॉन d² + x² की पावर 3/2 हो गया कि नहीं हुआ। अब ये बताओ कि क्या ये SHM है,
बोले हाँ है, एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और मीन पोजीशन की तरफ है, तो तुम माइनस भी लगा सकते हो। लेकिन ये एक्स स्क्वायर दिक्कत देगा, ये एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि एक्स इतना छोटा है कि उसका स्क्वायर निग्लिजिएबल है। तो एक्स इतना छोटा कर दो कि उसका स्क्वायर निग्लिजिएबल हो, तो एक्स लेस देन डी है, देन निग्लेक्ट कौन, एक्स स्क्वायर। हटाओ इस एक्स स्क्वायर को, दिक्कत दे रहा फालतू। तो ये जो नेट फोर्स आया, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो या तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिखो या माइनस लगाओ। उधर मैंने टुवर्ड्स मीन पोजीशन लिख दिया था, इधर मैंने माइनस लगा दिया। तो माइनस लगाने के बाद के क्यू क्यू इंटू एक्स अपॉन ये वाला जो स्क्वायर है ये तो पूरा ही हट गया, तो डी स्क्वायर की पावर 3/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नीचे कितना आ गया, डी क्यूब आ गया। ठीक, और ये निगेटिव साइन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो मैं इधर टुवर्ड्स मीन ही लिख देता हूँ बार बार, निगेटिव साइन में नहीं तो रूट में ले जाते हैं बच्चे, तो टुवर्ड्स मीन लिख दिया। ठीक, अब ये बताओ कि क्या नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट आ गया एंड टुवर्ड्स मीन पोजीशन आया, तो उसका आंसर है हाँ आ गया। इसका मतलब ये SHM है, और SHM है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगेगा, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब अपन बोलेंगे कि एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लो। ये एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी भाई के क्यू क्यू। एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, इट इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय डी क्यूब, और ये नीचे चला जाएगा मास। ये एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, और हमें चाहिए रहती है इसकी उल्टी, तो हम टाइम में पुट कर देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये SHM का फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देते हैं इसको, ये वैल्यू को, तो ये वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, पलट के डालना, तो डी क्यूब एम अपॉन के क्यू क्यू। इतने टाइम पीरियड में वो SHM करेगा। दिस इज द आंसर। लिख लें, वही का वही क्वेश्चन है पर अलग एक्सिस पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये जो माइनस है इसकी जगह मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं प्लस करूंगा ये धक्का मारेगा इस साइड, जो ये एरो इधर आ रहा था ना इधर आ जाए, और ये वाला धक्का मारेगा इधर, तो ये इधर ये इधर, तो इसका मतलब नेट फोर्स बीच में से तो ये चल देगा इधर से। अब ये चल देगा तो चलते ही जाएगा। मेरे को ये बताओ कि कहीं जाके क्या फोर्स 0 हो जाएगा। अरे ये चल दिया ना, ये वाला भाई साहब आगे चल दिए, तो ये भाई साहब आगे जाते जाएंगे तो कहीं पे जाके क्या इनके ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा। तो उसका आंसर है हाँ, इन्फिनिटी पे जाके तो कोई भी फोर्स नहीं लगा सकता ना, इन्फिनिटी है अनंत, तो वहां तक तो फोर्स की रेंज ही नहीं होती। इसका मतलब वहां पे फोर्स 0 होगा। और ये है कैसे, ये माइनस नहीं है प्लस है, नया क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। और ये प्लस वाले जब यहां बिठा दोगे तो ये वाला धक्का देगा इधर, ये वाला धक्का देगा इधर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स यहाँ 0 होगा। इसका मतलब यहाँ भी फोर्स 0 है और उस वाले कोने में भी फोर्स 0 है। इसका मतलब इधर भी फोर्स 0 इधर भी फोर्स 0, तो बीच में कहीं पे ज्यादा हो गया होगा फिर कम हो गया होगा। भाई इधर 0 तो यूं उठ के फिर कम हो गया होगा। तो ये बताना है कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे है। ठीक है, क्या बताना है, मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को वापस घुमा देता हूँ, इधर साइड मूव करके कर देते हैं इस क्वेश्चन को। वो तो अपने ऊपर है, कैसा भी डायग्राम बना दे, या अपने ऊपर क्या परीक्षा वाले के ऊपर है, कैसा भी पूछ ले वो। इसलिए मैंने तीनों डायग्राम्स बना के दिखा दिए। अब वापस पलटा रहा हूँ इस डायग्राम को कि अगर वो सीधा करके पूछेगा तो कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, बड़ा क्यू लिख देते हैं, और प्लस क्यू चार्ज यहाँ है और उनके बीच की दूरी d है, और यहां के मिड पॉइंट से हमने एक चार्ज को रख दिया है यहां पे प्लस क्यू। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं प्लस क्यू। अब इसको रिलीज किया तो इसने पूछा कि ये बताओ कि फोर्स मैक्सिमम कहां लगेगा, वो डिस्टेंस निकालो जिस पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा, ये x डिस्टेंस। ठीक है, तो फाइंड x वेयर फोर्स ऑन q इज मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगेगा वो जगह बताओ और वो फोर्स भी बताओ। फाइंड दैट फोर्स ऑल्सो, फाइंड दैट मैक्सिमम फोर्स, उस मैक्सिमम फोर्स को भी बताओ कितना लगेगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले
ये इसको धक्का लगाएगा इस साइड, ये इसको धक्का लगाएगा इस साइड, तो यहां पे मान लो कि इसका रिजल्टेंट गया ऊपर, ये रिजल्टेंट, ये फोर्स 1, ये वाला फोर्स 2। अब इसने यहां का एंगल दे दिया मान ले थीटा, और यहां भी दे दिया थीटा, तो हमको ये पता है कि अगर इधर थीटा होगा तो यहां थीटा होगा, ठीक है, यहां थीटा होगा इस जगह पे, क्योंकि ऐसे आमने सामने थीटा होते हैं, तो ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। अब ये जो F1 है, F1, ये F1 के कंपोनेंट कर देते हैं, ठीक है, F1 के कंपोनेंट कर देते हैं, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो आएगा F1 कॉस साइन थीटा, और इधर साइड भी आएगा F1 साइन थीटा, और ऊपर साइड जाएगा F1 कॉस थीटा, और इधर साइड भी, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो लग रहे हैं वो F1 कॉस थीटा है। ये ऊपर से कुछ कट रहा होगा ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ की जगह यहाँ कहीं बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कि अपवर्ड फोर्सेस इज F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा, F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा या F2 cos थीटा, कुछ भी बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही है, वैल्यू ही सेम है। तो ये जो ऊपर की तरफ लग रहे फोर्सेस है, ऊपर की तरफ लग रहे जो फोर्स है ना, वो दोनों जुड़ गए आपस, तो यही नेट फोर्स होगा उसके ऊपर। तो ये नेट फोर्स होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, F2F cos थीटा, इसलिए क्योंकि मैंने बोला F1 F2 के बराबर है, तो उसको नया नाम दे दो F। बस अब तुमको F डालना है इसके अंदर, F की वैल्यू डालनी, तो F की वैल्यू डाल देते हैं भाई, F की वैल्यू डाल देते हैं। यहां तक आ गया समझ में। अब थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए होगी मेरे को, इसलिए मैं इसकी स्पेस को 3 पार्ट्स में बांट रहा हूँ। यहाँ तक तो सब सही था, और उसके बाद यहाँ से चालू है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। F की वैल्यू निकालनी है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये d/2 है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये √of d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, पाइथागोरस से, और उसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता। तो इसको लिखेंगे तो हो जाएगा KQQ अपॉन स्क्वायर से रूट हट गया, तो d/2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना फोर्स आया उसका। अब हमें तो नेट फोर्स निकालना, नेट फोर्स जो कि 2F cos थीटा के बराबर है, तो नेट फोर्स निकालना है, तो F नेट इज इक्वल टू 2F की जगह डाला KQQ अपॉन d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस वाले ट्रायंगल में बेस बोलो, तो ये वाला बेस है, सॉरी ये वाला बेस है, और ये हाइपोटेनियस। ये बेस इसलिए क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है बेस होता है, तो बेस जो है वो ये है, और हाइपोटेनियस तो टेढ़ी वाली स्लैंट हाइट होती है, तो बेस की जगह मैं लिखूंगा x, और हाइपोटेनियस की जगह लिखूंगा मैं √of d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक वही है स्लैंट हाइट, ये वाली ये है d/2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक। अब ये बन गया। अब इसका नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आएगा 2KQQX अपॉन, ये एक पूरा है और ये रूट के कारण आधा है, तो कुल मिला के 1.5 हो गया। 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो इसकी पावर चली जाएगी 3/2, ये 3/2, ठीक। अब ये बताएं कि क्या ये फोर्स x के डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनेट है, तो उससे हो या ना हो हमें क्या करना, कोई SHM तो पूछा नहीं है उसने, तो SHM के चक्कर में पड़ ही नहीं रहा। ये नेट फोर्स आया, वो ये बोल रहा है कि ये नेट फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम क्यों बोल रहा है, तो देखो ये अगर जब मिड पे पड़ा था ना, तो ये इसको इधर धक्का दे रहा था, इधर धक्का दे रहा था, ये रुका हुआ था, रुका हुआ था, इसका मतलब नेट फोर्स 0 था। उसके बाद जब ये अनंत पे चला गया तो भी नेट फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब यहां से जब गया तो पहले फोर्स बढ़ा होगा कहीं रास्ते में, और फिर उसके बाद वापस कम हुआ होगा, तो इसका फोर्स जो है वो इस तरीके से कुछ हुआ होगा, इस तरीके से फोर्स बढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी फोर्स मैक्सिमम है, वो कौन सी जगह इसने पूछा है, तो वो कौन सी जगह है, तो फिर यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा लगेगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या बोलता है कि जो फोर्स आ गया है भाई उसका डिफरेंशियल करके उसको 0 पुट कर दो। अब मैक्सिमा मिनिमा लगेगा, मैक्सिमा मिनिमा लगेगा। जिसको मैक्सिमा मिनिमा नहीं आता पहले वो बेसिक मैथमेटिकल टूल सीखे, ठीक है, वो लेक्चर देखे मेरे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के, तो मैक्सिमा मिनिमा लगेगा, ठीक। अब मैक्सिमा मिनिमा क्या बोलता है, डिफरेंशियल करो 0 पुट करो, ठीक है,
क्या बोलता है, डिफरेंशियल करो, जीरो पुट करो। तो अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल कर देते हैं। तो किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, डी एफ का, फोर्स का, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशियल। तो इसमें देखो ये और ये सब कांस्टेंट है, एक्स वाली टर्म्स का ही डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो 2k क्यू ये कांस्टेंट है। अब डिफरेंशियल किसका होने वाला है, सिर्फ नीचे डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर एक्स, इसका डिफरेंशियल होने वाला है बस इतने का, ठीक है। मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया ब्रैकेट। अब डिफरेंशियल कर रहा हूं मैं इसका, तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो 2k x और ये अपॉन में चला गया, तो इसका डिवीजन रूल से होगा। डिवीजन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर। अगर तुम्हें डिवीजन रूल नहीं आता तो पहले सीख लो। तो नीचे वाले का स्क्वायर, फिर उसके बाद नीचे वाला एज इट इज, तो नीचे वाला एज इट इज यानी डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज। ऊपर वाले का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज। अब नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3/2 डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इज हाफ। अब चेन रूल से आगे बढ़ाएंगे, चेन रूल से अब आगे बढ़ाएंगे तो इनटू अंदर वाले का डिफरेंशियल, तो इसका 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये डिफरेंशियल होगा। अगली स्टेप में क्या करना है, इसको 0 पुट कर देना। जब 0 पुट करोगे तो इधर जाके 0 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा इतना का इतना माइनस का इधर आ जाएगा और ये यहीं रहेगा। तो उसको पूरा इधर ट्रांसफर करो, तो लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। पहले 2 से 2 काट देते हैं, ये 2 से 2 काट दिया, और उसके बाद क्या है, ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3x स्क्वायर हो गया। अब 3x स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो इधर से, 3x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, डी स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर की पावर हाफ इधर ट्रांसफर हो गया, 3x स्क्वायर ट्रांसफर हो गया। ये बचा हुआ जो है वो साइड ही रहेगा, ठीक है। ये भी 0 के कारण किसी काम का नहीं रहेगा, 0 से कैंसिल हो गया, ये बचा है उस साइड ही रहेगा। तो ये होगा डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक आ गई बात समझ में। अब इसको लाओ इसके अपॉन में, अपॉन में लाओगे तो हो गया 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जब इसके अपॉन में जाएगा तो दोनों के बेस सेम है, पावर जो है माइनस हो जाएगी, नीचे से पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो 3/2 में से हाफ माइनस होगा तो 2/2 बचेगा, इसका मतलब 1 बचेगा। तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा, डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। अब 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 4। अब इसका रूट ले लो दोनों तरफ, तो रूट लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाय 2, x इक्वल टू प्लस माइनस डी बाय 2, ठीक है। क्लियर हुआ है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, और कोई स्टेप समझ में नहीं आई तो पूछें। चेक कर लिए कैलकुलेशन। यहाँ पे एक 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, ये 2 छूट गया, 2 छूट गया तो ये नीचे आएगा 2, तो नीचे आएगा 2, तो इससे मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 8, 4 2 8। अब रूट लोगे तो x इक्वल टू डी अपॉन 2√2 प्लस माइनस 2√2, क्योंकि रूट में प्लस माइनस भी लगता है, तो जो 2 छूट गया था वो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर है। अब इसमें ये बताना है कि ये प्लस माइनस का क्या मीनिंग है। प्लस माइनस का क्या मीनिंग है, तो प्लस माइनस का मीनिंग है कि एक जगह ऊपर आएगी और एक जगह नीचे आएगी जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा। प्लस में ऊपर आएगी और माइनस में नीचे आएगी, तो 2 जगह ऐसी होगी जहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा। अब वो बोलेगा कि भाई इसका ग्राफ बना के बताओ, ऐसी कौन सी 2 जगह जिसका मैक्सिमम होता है जहां पे। तो अभी ग्राफ बनाते हैं, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन और है, फाइंड दैट मैक्सिमम फोर्स। ये तो वो जगह है जहां पे फोर्स मैक्सिमम आएगा, यहां से ऊपर जाएंगे तो इस जगह पे आएगा, पर कितना आएगा, कितना आएगा निकालने के लिए ये जो x आया है इसको फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देना। फोर्स तुम्हारा नेट कौन सा था, ये वाला नेट फोर्स था, ठीक है। और ये नेट फोर्स में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो वो जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो आ जाएगा कि वो कितना है। ये x की जगह यहाँ पे भी पुट कर देना और ये x की जगह यहाँ भी पुट कर देना, तो वो नेट फोर्स आ जाएगा जितना लगेगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन बहुत लंबे जाएंगे, मैं नहीं कर रहा, ठीक। और बता दिया कैसे मेथड है, इसको उसके अंदर पुट करने से मैक्सिमम फोर्स आ जाता है।
अब आप नोट कर लें, लेकिन इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, वो मैं बनवा देता हूं तुमको। कर लिया नोट? हाँ, तो इसके बाद ये फोर्स की वैल्यू रखने से ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं। के की वैल्यू 1/4πε0 16 QQ/3√3d²। इट इज द मैक्सिमम फोर्स, वो वैल्यू रखने से आएगा। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के साथ बनाए। तो मान लो कि मैं इस ग्राफ को ऐसे में बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ क्या रखा, +Q यहां रख दिया और +Q यहां रख दिया, और एक्सिस ऐसी ले ली जो मैंने इधर ली थी। अब इधर साइड में -+Q रख देता हूं, और ये डिस्टेंस को मैं बोलता हूं x। अब ये डिस्टेंस को x अगर मैंने ले लिया, तो मेरा जो ग्राफ बनाऊंगा मैं वो यहां बनाऊंगा ऐसे में। आई बात समझ में? ये ऐसे में ग्राफ बनेगा। अब ऐसे में जो ग्राफ बनेगा, तो उस वाले केस में देखें कि जब तुम यहां से स्टार्ट करोगे, तो इस साइड तो फोर्स लिखेंगे अपन, और इधर डिस्टेंस लिखेंगे, और हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और इस साइड अपन कहां जा रहे हैं, -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये +इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और वो -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब क्या होगा कि जिस यहां होंगे हम, तो उस समय हम ओरिजिन पे होंगे, तो ओरिजिन पे तो फोर्स लगता नहीं है, इसका मतलब फोर्स जीरो हो गया। फिर जैसे ही अपन आगे बढ़े, तो एक जगह ऐसे आई, वो x बराबर कितने पे आई, 2√2 क्या आ रहा था, वो d/2√2 आया था। क्या आया था अभी अपन ने जो लिखा था, d/2√2 ना, तो d/2√2 को यहाँ पे बना लेना, d/ क्या था, 2√2 ही था ना, d/2√2। हाँ, तो ये d/2√2 पे मैक्सिमम आएगा, तो ये यूं करके यूं उतारना और इसको मैक्सिमम कर देना, मैक्सिमम कर देना, तो ये ऊपर उड़ जाएगा ऐसे ग्राफ। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर ये फीका पड़ने लग जाएगा फोर्स, तो ये कम होता जाएगा। लेकिन इसको मिलाना मत यहाँ से, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो होता है, तो ये मिलता नहीं है इस जगह पे। ठीक है, तो ये ऊपर गया इस तरीके से। अब जब तुम इधर जाओगे, तो एक बार -d भी आया था ना उसका आंसर, -d/2√2। -d/2√2 का मतलब जितने जगह पे ये है, उतनी ही जगह पे फोर्स फिर से आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, और फिर ये इससे मिलेगा नहीं, और ये फिर से इस जगह पर मैक्सिमम फोर्स है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये मैक्सिमम फोर्स कितना है, तो वो जो लिखा है वो है। ठीक है, और इस जगह को नाम दे देना d/2√2, d/2√2। ये प्लस में d/2√2, ये माइनस में d/2√2। ठीक है, तो ये फोर्स बनेगा। इसका मतलब जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ होगा, फोर्स जीरो होगा, जब ये आगे जाएगा तो धीरे धीरे बढ़ेगा, इस वाली पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर आगे जाएगा तो कम हो जाना चालू हो जाएगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। ऐसा कैसा इस हाथ पे भी होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लें फटाफट। क्लियर हो गया? ये बना लिया ग्राफ आपने। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन आ गए हैं अपने को, और हमने अब क्या पढ़ लिया है, इक्विलिब्रियम में पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन करेंगे पिच बॉल के। पिच बॉल के अंदर बॉल लगी रहती है, एक इधर, उसको यूं लटका देते हैं, वो ऐसे फैल जाती है। तो फैल जाती हैं, तो उस पिच बॉल के क्वेश्चंस करेंगे। उसको पानी में डाल देंगे तो उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगने लगेगा, तो बॉयंसी फोर्स बेस्ड भी क्वेश्चंस करने हैं। और बैलून्स में डाल देंगे, चार्ज लगा देंगे तो बैलून ऐसे में फूल जाएंगे, तो वो वाले भी क्वेश्चन करना है। तो उसको क्या बोलते हैं, पिच बॉल, यानी कोई सी दो बॉल्स को धागे से लटका देने से दूर चली जाती है। वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये नोट कर लें।